हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं इतिहास का जो हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसका जो मुख्य अध्ययन बिंदु है अशोक के प्रशासनिक सुधार। वैसे तो अशोक के बारे में हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, परंतु इतना बड़ा साम्राज्य आखिर उसने कैसे संभाला, कौन कौन से नए प्रशासनिक सुधार उसने किए, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक के प्रशासनिक सुधार। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था, इसके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के पितामह थे। तो सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त की नीतियों को ही, प्रशासनिक नीतियों को ही आगे जारी रखा। प्रशासनिक नीतियों को जारी रखा अर्थात सम्राट अशोक ने संपूर्ण राज्य व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त के द्वारा प्रारंभ की गई प्रशासनिक नीतियों को जारी रखा। सम्राट अशोक ने समय के अनुसार उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। तो सम्राट अशोक के द्वारा कौन कौन से नए परिवर्तन किए गए? सम्राट अशोक के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए वह है, पहला है उसका जो साम्राज्य था, उसका जो शासन था वह प्रजाहितकारी, प्रजाहितकारी और लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी नीतियों पर आधारित था। उसने अपनी जो भी नीतियां बनाई, जो भी प्रशासन लागू किया, उसके पीछे जो उसका जो मुख्य जो उद्देश्य था वह प्रजा का हित करना, प्रजा का भला करना, लोगों का कल्याण करना। उसके पश्चात उसने कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। उसके समय में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी नियुक्त किए गए। ये जो अधिकारी हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके प्रशासन में हम नहीं देखते हैं। जो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की सम्राट अशोक के द्वारा की गई, वे महत्वपूर्ण अधिकारी थे युक्त, राजयुक, प्रादेशिक। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जो सम्राट अशोक के समय नियुक्त किए गए। ये जो अधिकारी नियुक्त किए गए उसका संबंध न्याय, भूमि और लेखा से संबंधित ये अधिकारी थे। अर्थात ये जो अधिकारी नियुक्त किए गए, इनका संबंध न्याय से था, भूमि से था और लेखा, यानी कि विभिन्न कार्यों के लिए लेखा रखना, भूमि का लेखा रखना। अब इसमें जो महत्वपूर्ण अधिकारी जिसके बारे में यहाँ बताया गया है वह था राजुक। ये सम्राट अशोक के समय एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी था। अशोक ने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की। उसके अभिलेखों में इन 3 अधिकारियों के बारे में बताया गया है। तो राजुक के बारे में यह कहा गया है कि उसने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की और राजुकों को पहली बार न्याय संबंधी अधिकार प्रदान किए। न्याय संबंधी
अधिकार प्रदान किए। तो राजयों की नियुक्ति कब की गई? 26वें वर्ष, अभिषेक के 26वें वर्ष, और न्याय संबंधी अधिकार प्रदान किए, अर्थात न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित की गई। न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित की गई। इसके पूर्व न्याय संबंधी अधिकार जो थे वह अन्य अधिकारियों के हाथों में थे, अर्थात विभिन्न जो हमारे यहाँ पर जो वर्तमान में जो व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के अंग हैं और अपने आप में स्वतंत्र हैं। उस समय जिन अधिकारियों को ये अधिकार प्रदान किए गए थे, तो न्याय संबंधी, व्यवस्था संबंधी और कार्यपालिका संबंधी अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में सीमित थे। तो सबसे पहले न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया, न्यायिक स्वतंत्रता की स्थापना की गई सम्राट अशोक के कार्यकाल में। अब हम देखते हैं, तीसरा है प्रतिवेदकों की नियुक्ति की गई। प्रतिवेदकों की नियुक्ति सम्राट अशोक के समय प्रतिवेदक भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे, महत्वपूर्ण कर्मचारी थे। प्रतिवेदक जनता के बीच में रहते थे, जनता की समस्याओं से, जनता की संपूर्ण जानकारी के बारे में अवगत होते थे और जनता से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को, विभिन्न जानकारियों को वह सम्राट अशोक तक पहुंचाने का कार्य करते थे। सम्राट अशोक तक विभिन्न सूचनाएं पहुंचाते थे। सम्राट अशोक ने स्वयं कहा है कि मैं चाहे किसी भी स्थिति में रहूं, चाहे किसी भी स्थान पर रहूं, मुझे हर समय प्रजा के हित की, प्रजा के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। तो यह जानकारी प्रजा के बारे में अशोक तक जानकारी पहुंचाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कर्मचारी थे प्रतिवेदक। चौथा जो है उदार दंड विधान। दंड विधान को उदार बनाया गया, उसके न्यायिक कठोरता है उसमें उदारता बढ़ती गई। वैदेशिक नीति, पांचवा जो है वैदेशिक नीति। सम्राट अशोक के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विश्व के अन्य देशों में, अनेक देशों में अपने जो बौद्ध प्रचारक वह भेजे, अर्थात इसके समय विभिन्न जो पड़ोसी देश थे या अन्य देश थे, उनके साथ में बहुत अच्छे संबंध थे। यहाँ के राजदूत वहां पर जाते थे, वहां के राजदूत यहाँ पर आते थे, अर्थात विभिन्न देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध थे और सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करने में अशोक की प्रशासनिक नीतियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जो छठा जो बिंदु है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। सम्राट अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। इसका जो प्रमुख जो कार्य था वह है प्रजाहित, और अकारण दंडित व्यक्ति के परिवार को सहायता पहुंचाना। तीसरा जो है धम्म का प्रचार करना। चौथा है जनता के व्यवहार पर निगरानी रखना।
ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य दम्भ महामात्र नामक अधिकारियों के द्वारा संपन्न किए जाते थे। वैसे सम्राट अशोक के समय दम्भ महामात्र एक महत्वपूर्ण पद था। इसके अलावा भी दम्भ महामात्र के द्वारा अनेक कार्य किए जाते थे। बंदियों को मुक्त करना। सम्राट अशोक विभिन्न अवसरों पर जो बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मुक्त करता था। जैसे राज्याभिषेक की वर्षगांठ आती हो या अनेक अच्छे मंगल कार्यों के दिन आते हो, उस समय सम्राट अशोक है जो बंदी बनाए गए व्यक्तियों को वह मुक्त करता था। 8वां जो है विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति। स्तराध्यक्ष, ब्रज भूमिक महामात्र, नगर व्यावहारिक, अंत महामात्र। ये सम्राट अशोक के जो विभिन्न अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उसमें हमें कुछ अधिकारियों के नाम और उनके कार्यों की जानकारी मिलती है। जैसे स्तराध्यक्ष स्त्रियों से संबंधित अधिकारी था, उनके विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने वाला अधिकारी था। ब्रजभूमि महामात्र, ये ब्रजभूमि का मतलब जो गोचर भूमि होती थी उन पर नियंत्रण रखने वाला या उन कार्यों को संपादित करने वाला। नगर व्यवहारिक, नगर का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद था ये। अंत महामात्र का मतलब जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उसका एक महत्वपूर्ण अधिकारी अंत महामात्र नामक अधिकारी था। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा विभिन्न जो प्रशासनिक सुधार किए गए उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। सम्राट अशोक के द्वारा जो सुधार किए गए उसमें कुछ कार्य तो पूर्व से चले आ रहे वही थे और कुछ नए पद या कुछ नए कार्य सम्राट अशोक के द्वारा तैयार किए गए, इजाद किए गए। तो सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए जितना भी संभव हो उतने कार्य उसके द्वारा किए गए। धन्यवाद।